वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्या किया था, हमने किया था हिस्ट्री के 3 पीरियड्स के बारे में डिस्कशन। हम जो क्लास 8 का चैप्टर 1 कर रहे थे हिस्ट्री का, उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। हम पढ़ रहे थे इवेंट्स जो हुए थे हमारी हिस्ट्री में। तो उसमें हमने जो लास्ट हमारे पार्ट 1 में देखा था वो ये था कि जो डिवीजन है हिस्ट्री का वो 3 पीरियड्स में हो सकता है, जो मेनली हम आज के टाइम पे स्टडी करते हैं। वो क्या है? एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये हमने देख लिया था कि भाई एंशियंट में कर सकते हैं, मिडिवल में कर सकते हैं और मॉडर्न में कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस तरीके से अगर हम चलें इन तीनों के तरीके से, तो किस तरीके से हिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, यहां तक हमने स्टडी कर लिया था कि इन 1453 द टर्क्स टुक कंट्रोल ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट। तो हमने शायद यहां तक किया था हिस्ट्री ऑफ इंडिया तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लेट्स नाउ टर्न टुवर्ड्स द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1707 टू 1947। यू नो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश कॉलोनीज आनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहां से यहां तक जो है मॉडर्न इंडिया का पीरियड कवर होता है एक तरीके से। अब बिफोर कमिंग टू द पीरियड, लेट्स हैव एन ओवरव्यू इन रेट्रोस्पेक्ट। अब ये पीरियड हमें कवर करना है, मगर इससे पहले हम पहले की चीजों पे चलते हैं कि भाई पहले क्या हुआ था। पहले की चीजों पे जाना भी जरूरी है कि भाई पहले किस तरीके का माहौल था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 1453 में द टर्क्स टू कंट्रोल ओवरलैंड ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट। तो ईस्ट से यूरोप का जो कनेक्शन है ना, उसमें टर्क्स का कंट्रोल हो गया था कि भाई टर्क्स से ही सारे जो भी ट्रेड होता था वो टर्क्स के रूट्स के द्वारा होता था। जितने भी रूट्स होते थे यूरोप से जो ईस्ट में ट्रेड होता था, उनमें टर्क्स का खूब ज्यादा रोल। टर्क्स मतलब टर्की के लोगों का, उनका जो है बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि वो उन रूट्स को कंट्रोल करके रखते थे। तो जो भी आएगा उन्हें टर्क्स के यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा। अब ये तो हमने देख लिया। अब चलिए, हम हमारी जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हम देखेंगे। तो पहले हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि भाई पहले क्या हुआ। मेन तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री, बट हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि भाई पहले पहले किस तरीके का माहौल था। चलिए देखते हैं। यहाँ से हमारी मेन जो इंडियन हिस्ट्री है ना, वो स्टार्ट होने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारे फर्स्ट पीरियड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन 1948 वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल हैड लैंडेड एट कैलिकट। तो कैलिकट एक जगह का नाम है, ठीक है। क्या थी? कैलिकट एक जगह थी जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे कहीं पे थी। अब वहां पे वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न कोस्ट पे था, एंड लेटर ऑन द अदर यूरोपियन सेलर्स रीच्ड इंडिया। तो जिस तरीके से सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा आया। आप सबने नाम सुना होगा वास्को डी गामा का। तो ये कब आया था? 1498 में आया। इसके बाद अदर यूरोपियन कंट्रीज आई। ये भी पोर्तुगाल भी यूरोप का हिस्सा है, आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासों में। प्राइमरीली दे ऑल कैम फॉर ट्रेड। तो क्यों आए थे? उनका क्या मकसद था आने का? उनका मकसद था ट्रेड करना। वो चाहते थे ट्रेड करना। लेटर ऑन दे कैप्चर्ड लैंड। अब शुरुआत में तो हर कोई ये बोलता है कि भाई मैं आपसे ट्रेड करने आया हूं, बट इंसान की ग्रीड जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो ट्रेड करने के साथ साथ उनकी ग्रीड बढ़ी कि अगर ट्रेड करने से हमारा फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम इस लैंड को ही हथिया लें, ताकि हमारा फायदा ही फायदा हो। तो उन्होंने लैंड कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर मैड देयर फोर्ट्स, उन्होंने अपने किले बनाए वहां पे। आप सब कई फोर्ट्स के बारे में देखेंगे। फॉट बिटवीन देमसेल्व्स, एक दूसरे से लड़े। वो जो जीता उसने अपनी उसकी दूसरे की जमीन ले ली। तो इस तरीके की चीजें जो है होने लग गई। फाइनली द इंग्लिश डिफीटेड देयर राइवल्स, दैट इज द पोर्तुगीज, द डच एंड द फ्रेंच। तो पोर्तुगीज में के जो वास्को डी गामा था वो 1498 में इंडिया पहुंच चुका है। ठीक है, पहुंच गया इंडिया में। अब उसके बाद कई तरीके के यूरोपियन देश भी आए, डच आए, फ्रेंच आए, ये सब आए। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ना वो भी आए थे। 1600 के आसपास ब्रिटिशर्स आए थे। उनका एक चार्टर आया था, आप सबको याद हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो जब इंग्लिश आए तो इंग्लिश से उनको ये सब मिले, तो इन्होंने इन सबको धीरे धीरे करके डिफीट कर दिया। फ्रेंच के साथ तो कई लड़ाइयां हुई थी इंग्लिश वालों की, मगर बाद में ये आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सबके सब वीक हो गए थे। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे इसने ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इन तीनों को हरा दिया जो इंडिया में पहले से थी।
ये हमने देख लिया। अब ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये है हमारा वास्को डी गामा। कौन है ये है वास्को डी गामा। देखिए एक मिलिट्री ऑफिसर की तरह लग रहा है आपको, एक ट्रेडर ही था। अब चलिए इस आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मूव अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians had divided Indian history in three parts like ancient, medieval and modern। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो है हमारा सोच से पहले यहाँ तक रहेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने क्लासिफाई किया हिस्ट्री को इंडिया की एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तरीके से। चलिए मान लिया, कर लिया इन्होंने इस तरीके से। अब इट डिवीजन हैज टू फेस सम प्रॉब्लम। अब जब इस तरीके का डिवीजन किया ब्रिटिशर्स ने तो उन्हें कई तरीके की प्रॉब्लम्स दी। इट्स पीरियडाइजेशन borrowed from the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, equality and liberty। तो इन्होंने जो पीरियडाइजेशन बोरो किया था उसमें जो मॉडर्न पीरियड है उसको एसोसिएट किया था किससे? ग्रोथ से। कि मॉडर्न पीरियड में ग्रोथ हुई थी, और ग्रोथ हुई तो किस तरीके से हुई? साइंस एंड टेक में हुई, रीजन में हुई, डेमोक्रेसी में हुई, इक्वालिटी में हुई, लिबर्टी में हुई। तो एंडिंग में जाके कई तरीके की ग्रोथ सामने आई। अब in medieval period, some term used to describe a society where all these features of modern society did not exist। अब medieval times में क्या होता था कि कुछ टर्म्स को यूज किया जाता था किसी भी सोसाइटी को बताने के लिए, where all these features of modern society did not exist। और जो ये मॉडर्न सोसाइटी के हमने फैक्टर्स देखे, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब medieval टाइम में हमें देखने को नहीं मिले। उसमें सोसाइटी को अलग तरीके से बोला जाता था। अब देखिए आगे, इन दिस बुक फर्दर वी शैल रीड, हम दोबारा से पढ़ेंगे, फर्दर वी शैल रीड अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। हम ये पढ़ेंगे आगे जाके कि ब्रिटिश रूल में जो पीपल थे उनके पास क्या नहीं थी? इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम और लिबर्टी भी नहीं थी। Many historians therefore refer to this as colonial period। तो कई तरीके के हिस्टोरियंस ने बोला कि भाई ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो कई तरीके की हमारे पास पोजीशन नहीं थी, मिडिवल टाइम्स में तो थे ही नहीं। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी हमें इतना कुछ नहीं दिया, उन्होंने भी हमारी इक्वालिटीज छीन ली थी, हमारी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी छीन ली थी, कई तरीके की न्यूज़पेपर्स बैन करा दी थी, जो भी उनके अगेंस्ट लिखता था उन सबको उन्होंने जेल में बंद करा दिया था। तो इस तरीके की कई सारी चीजें करी, तो उनको उन्होंने कॉलोनियल पीरियड कहा कि दिस इज अ कॉलोनियल पीरियड, दैट मीन्स इक्वालिटी, फ्रीडम डज नॉट एक्सिस्ट इन कॉलोनियल पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा। तो ये हमने ये बात करी, ब्रिटिशर्स ने 3 भागों में बांट दिया इनको, ये हमने देख लिया। और ये भी देख लिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, व्हाट इज कॉलोनियल। तो जब हम ये स्टडी करेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉलोनियल। हमने देखा कॉलोनियल पीरियड को, इसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल पीरियड क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए जब ब्रिटिश आई थी तो उसी पीरियड को हमने कॉलोनियल पीरियड कहा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हमें तो एग्जैक्ट वर्ड्स में बताना है, सिर्फ मीनिंग याद रखने से तो कुछ होगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ कॉलोनियल इज अ, यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है कॉलोनियल की, अ पर्सन फ्रॉम अ कंट्री दैट इज और वाज कंट्रोल्ड बाय अनदर। एक कंट्री को अगर कोई दूसरी कंट्री कंट्रोल कर रही है तो वो कॉलोनियल। जैसे इंडिया को ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, इस वजह से इंडिया कॉलोनियल। साउथ अफ्रीका को ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, तो इस वजह से वो भी एक कॉलोनियल है। तो जो भी कॉलोनियल होगा उसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हक जताएगी और बोलेगी कि आप हमारे अधीन हो, आप हमारे कंट्रोल में हो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, समझने में आ गई सबको, ये आप लिख सकते हैं। और आपको कॉलोनियल वर्ड से भी समझने वाले, कॉलोनीज, दैट मींस वन कंट्री एस्टैब्लिश अदर कंट्री एज अ कॉलोनी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉलोनी। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में आ गया। ब्रिटिश इरा के बारे में ध्यान रखिए, जब भी कॉलोनियल का वर्ड है आप ब्रिटिशर्स को ध्यान रखिए, तो ब्रिटिशर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल किया। तो इन दिस बुक वी शैल रीड about the way the British came to conquer the country।
हम इस बुक में, जो हमारी 8th क्लास की बुक है ना, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कंट्री को कॉन्कर किया, एस्टेब्लिश किया उनका रूल, सबजुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजा। उन्होंने किस तरीके से किया हुआ? उन्होंने सबसे पहले देखा लोकल राजाओं को, नवाब्स को, उन सबको हटाया, उन सबको हराया, कई तरीके की पॉलिसीज लाए और पॉलिसी लाके इंडिया को कॉन्कर कर दिया कि भाई आप अब हमारे अधीन हो, आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व। और इस तरीके से राजाओं को भी टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया कि आप नहीं दोगे टैक्स तो हम आपको राजा नहीं मानेंगे। तो यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रिवेन्यूज टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। तो ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे इंडियन लोकल जो सोसाइटीज थी उनसे वसूलते थे एज ए टैक्स कि भाई हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपका दायित्व हमें टैक्स देना। तो दे आर पेइंग टैक्सेस विदाउट एनी वैलिड रीजन, बिकॉज वैलिड रीजन तो कोई था ही नहीं, क्योंकि आप हमारे कंट्री में आए हो और हमसे ही टैक्स ले रहे हो, हमें आपसे टैक्स लेना चाहिए। बट ब्रिटिशर्स आर टू टू एक्सपेंशनिस्ट, यू नो दैट, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी अपनाते थे, अपना जो जितना भी एरिया है उसको एक्सपैंड करने की हमेशा कोशिश किया करते थे। सारे एक्सपेंसेस को करा, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस। अब किसी प्रोडक्ट की इंडिया में और वर्ल्ड में प्राइस जो है वो ज्यादा है, मगर वो इंडियन से हमेशा कम प्राइसेस में खरीद लेते कि भाई हमें आपके राजा हैं, हमें आपका जो राज्य है हमारे अधीन चल रहा है, तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हम खरीदेंगे और सबसे कम प्राइसेस में खरीदेंगे, और आपके राजा हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अधीन हो चुके हैं। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। अब जो चीज हमें एक्सपोर्ट करनी है, ब्रिटिशर्स कहते थे किसानों से कि भाई जो चीज हमें एक्सपोर्ट करनी है ना, आपको सिर्फ वही चीज उगानी होगी। यू हैव टू प्लांट दोज क्रॉप्स विच आर कमर्शियल फॉर अस। दैट्स व्हाई कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट करना वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा थी कमर्शियल क्रॉप्स की वो। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज कंसिक्वेंस। तो इन सब चीजों की वजह से कई तरीके की चेंजेस हुए, कंसिक्वेंसेस हुए। अब आप लोगों पे हमेशा अत्याचार करोगे तो कभी ना कभी तो रिवोल्ट होगा। जब लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो कंसिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। उसके बाद आप कहो कि नहीं हमारी वजह से नहीं हुआ, तो इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड डिफरेंट और मे बी समटाइम्स इक्वल रिएक्शन। So we shall also come to know about the changes British rule brought about in values, taste, customs and practice. तो ब्रिटिशर्स ने हमारी कई तरीके की वैल्यूज को, प्रैक्टिसेस को चेंज करने की कोशिश की। आप सबने क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम सुना होगा। तो उन्होंने हमारे जो इंडियंस थे उनके धर्मों को बदलवाने की कोशिश करी कि अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो तो आप एक तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, आप ना तो मैरिज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो जब तक आप क्रिश्चियन नहीं हो। अगर कोई पर्सन हिंदू धर्म का है और वो हिंदू धर्म में शादी कर रहा है तो उसकी शादी अमान्य है। आप दोनों शादीशुदा नहीं है अगर आपने हिंदू धर्म से किया, आपको क्रिश्चियन धर्म से होना होगा। तो इस तरीके की जो है लॉज बनाए जाते थे कि ताकि हम सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा पाए। तो उन्होंने हमारे ट्रेडिशन, टेस्ट, वैल्यूज सबको चेंज करने की कोशिश करी। इन सब ने ब्रॉड की। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. ये हमारी colonization की परिभाषा हो गई। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी ये colonization की डेफिनेशन। आपसे पूछा जा सकता है colonization क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि जब वन कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल में ले ले और उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सब चीजें चेंज करके रख दे, दैट्स टर्म वी विल को, दैट्स प्रोसेस जो है ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कॉलोनाइजेशन। इस तरीके से कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है, मतलब इन सब चीजों में चेंजेस लाए जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमें पता लग गया। अब हम चलेंगे आगे। कॉलोनियल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया था कॉलोनियल के बाद मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए इसको देख लेते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ
द होम डिपार्टमेंट। ये कोई रिपोर्ट्स हैं जो होम डिपार्टमेंट की थी। ये कब आई? सोर्स वन है इसका, ये 1946 में ये कुछ बताया गया है। Colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports of the Home Department got from the different documents. तो एक इंडियन नेवी का शिप के बारे में बात करें। अब जो इंडियन नेवी का शिप है 1946 से, तो हमसे अभी स्टडी नहीं करेंगे, अभी हम इसे होल्ड पे रखते हैं। जब इसके बारे में हमें नीचे एक स्टेटमेंट मिलेगी तो हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। अब अभी तो ब्रिटिश इरा पे वो 1946 की है। तो चलिए, उसके एक साल बाद हमें आज़ादी मिल चुकी थी, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा होल्ड पे रखें। चलिए, हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम आगे देखते हैं। हाउ डू वी नो? हम कैसे जानेंगे कि भाई ये सारी चीजें चेंजेस हो रहे थे? वी यूज सम सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द 250 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिस्क्राइब्ड हियर। तो हम कैसे जानेंगे कि ये सारी चीजें जो है ब्रिटिशर्स करके गए थे? तो यहाँ पे देखिए, we used some sources that historians use in writing about the last 250 years of Indian history described here. तो कुछ सोर्सेस का यूज किया हिस्टोरियंस ने इन हिस्ट्री को बताने के लिए। तो उन सोर्सेस में क्या क्या थे? हाउ डू वी नो? कैसे जानेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो जब भी कुछ ना कुछ पब्लिश करेगा, कुछ करेगा, तो उसका रिकॉर्ड आएगा। तो उन रिकॉर्ड्स को एज ए सोर्स उन्होंने माना कि भाई हम इसे एक सोर्स मानते हैं और उसके बाद करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करा है उन्होंने। वी आर लकी वी हैव द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज वन ऑफ बिलीवियंस ऑफ द ब्रिटिश दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो भी हम बोलेंगे करेंगे उसका रिटर्न में होना बहुत जरूरी है। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से वो जितने भी राजाओं को अधीन किया था उन्होंने, उनसे सबसे रिटर्न में ले लिया था ताकि बाद में राजा कुछ ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपना उस पर एग्रीमेंट साइन कराया। तो इस तरीके से जितने ब्रिटिशर्स हर चीज लिखा करते थे, ब्रिटिशर्स हर चीज लिखते थे, और इसी वजह से इंडियंस के बारे में हर वर्ल्ड में पता लगा कि भाई ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारा शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है। तो चलिए, ये हमारे एक तरीके से रिकॉर्ड का काम कर गया कि भाई ब्रिटिशर्स ने राइटिंग करी, वो हमारा रिकॉर्ड बन गया। They wrote everything as every plan, policy, instruction, investigation, agreement and decision. हर चीज को लिखा करते थे। When they done that things could be properly debated and studied. और जब वो ये चीजें कर लेते थे तब उन्हें स्टडी किया जाता था। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना आपको, रिपोर्ट्स ऑफ होम डिपार्टमेंट, तो ये इंडियन नेवी का कोई केस होगा। अब केस चल रहा था रॉयल इंडियन नेवी का, ये मुटिनी का केस चल रहा था होम डिपार्टमेंट का, डॉकयार्ड वाला। तो बॉम्बे में अरेंजमेंट हुई कि भाई हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। कराची 301 मतलब 301 म्यूटिनर्स आर अंडर अरेस्ट एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड टू बी अरेस्टेड। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री रिकॉर्ड, सॉरी मिलिट्री यहाँ पे होगा, मिलिट्री गार्ड। From Visakhapatnam, the position is completely under control and no violence has occurred. Military guards have been placed on ships and established. No further trouble is expected except that a few men may refuse to work. तो ये रॉयल इंडियन नेवी का कोई केस है, वो बताया गया है कि भाई रॉयल इंडियन नेवी का केस था और सबने ना रिवोल्ट कर दिया था, म्यूटिनी कर दी थी अपने शिप्स के अंदर, मगर सबको उन्होंने मना लिया था काम करने के लिए, बट कुछ थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम नहीं करेंगे यहाँ पे काम। तो ये वाला केस था, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और कुछों को अरेस्ट न करके बंदी भी बना लिया गया। तो ये जो केसेस आए ना, इन सारी रिपोर्ट्स को उन्होंने लिखा था और लिखे होने की वजह से ही हम आज उनको पढ़ पाए। तो ये ब्रिटिशर्स का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि वो हर चीज लिखा करते थे और हर चीज लिखने से उन्हीं का नुकसान बाद में हुआ, मगर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के रिकॉर्ड जो आते जाते रहे। तो डिबेट्स, थिंग्स कुड बी प्रॉपर्ली डिबेटेड एंड स्टडीड हम करते हैं। अब एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय कन्विक्शन। अब जब भी कोई जज कुछ कन्विक्ट करता था, किसी भी पर्सन को उसने कन्विक्ट कर दिया, तो कन्विक्ट करने के बाद वो अपना जजमेंट रिटर्न में लिखता था। अब जजमेंट रिटर्न में लिखेगा तो उसे सारे रीजंस प्लॉट करने होंगे उसमें,
तो इसी तरीके से जो मैंने केस बताया था उसमें भी सारे रीजन प्लॉट किए उन्होंने, सारा फैक्ट्स बताया, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते थे, भाई हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अनदर थिंग दैट द ब्रिटिश फैट, ये तो हमारा एक रिकॉर्ड हो गया, भाई ब्रिटिशर्स जो लिखा करते थे, ये सारी चीजें लिखते थे, रॉट एवरीथिंग। अब आगे देखते हैं, अनदर थिंग्स दैट द ब्रिटिश फेल्ट इम्पोर्टेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड केयरफुली। तो ब्रिटिशर्स जो है लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे, उन्हें लगता था कि इनको हमें अच्छी तरह से रखना जरूरी है। तो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने इस तरीके से रिकॉर्ड रूम्स बनाए कि भाई जितना भी रिकॉर्ड है वो इस रूम में होना चाहिए, इस दिन इस सेंचुरी का रिकॉर्ड इस में, इस सेंचुरी का उस रिकॉर्ड। इस तरीके से उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, इससे हमारा फायदा हुआ। तो these are the commissioners, these are the commissioners office, the collectorate, the law courts, the provincial secretariats, the village तहसीलदार। तो इन सारी जगहों पर इस तरीके के रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे जहां पे ये सारी चीजें अटैच होती थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है। आप सब जानते हैं कलेक्ट्रेट का पहले टैक्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश लगाती थी, लो कोर्ट्स, विलेज तहसीलदार, ये सब काम करते थे उनके अंदर। तो उन सबके वहां बोला गया कि भाई आप रिकॉर्ड बनाओ जो भी आपने किया है, जो भी आपके स्टेट या जिले में हो रहा है। चलिए उन्होंने बनाया और आज हमारे लिए बहुत काम किया। टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, अब इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए क्या किया, दे ऑल्सो बिल्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चिव एंड म्यूजियम। तो अगर उनके को लगा कि भाई हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको किसी ऐसी जगह पे रखना होगा जहां पे अच्छी तरह से प्रिजर्व हो रखे। तो उन्हें आर्चीव्स में प्रिजर्व रखा, म्यूजियम्स में रख दिया, ताकि उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरीके से रिकॉर्ड्स जो है हमारे लिए बने, आर्चीव्स में, म्यूजियम्स में, कई तरीके के रिकॉर्ड बने। अब लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अनदर in the early years of the 19th century can still be read in the archives। तो 19th सेंचुरी में जिस जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ना, जिस जिस तरीके के केसेस आए, जिस जिस तरीके की इवेंट्स हैपेंड हुए, वो सब के सब यहाँ पे आर्चीव्स में दिए गए। आर्चीव होता क्या, आर्चीव होता है जिनमें कलेक्शन किया रहता है कुछ डॉक्यूमेंट का, ठीक है, उसे ही आर्चीव कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आर्चीव्स में रखे जाते थे, इसमें एक पूरा संग्रह होता था। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये हमें 19th सेंचुरी के बारे में सारी बातें बताता था। चलिए अब आगे चलते हैं। द नेशनल आर्चीव, ये देखिए इस तरीके के आर्चीव होते थे। अब आप ये देख रहे हैं गवर्नमेंट का आर्चीव लग रहा है आपको, ये नेशनल आर्चीव है जिनपे ये चीजें रखी जाती थी। आर्चीव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920 व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट। द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चीव वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरियल प्लेस। This location reflects the importance these institutions had in British administration। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन सारे आर्चीव्स का, जिन पे संग्रह होते थे, कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनकी बात की जाती है। आज आप सब जानते हैं कि कई तरीके की बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती है इन सबको तोड़ के लिए, कई सारे प्लान्स होते हैं। बट अभी तो ये है, अब बाकी पता नहीं बाद में हो ना हो, अभी तो ये एस्टेब्लिशमेंट में नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाए, बाद में शायद ना हो, इस वजह से। मगर ये आर्चीव है, इसमें ब्रिटिशर्स की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री रखी हुई। तो एक तरीके से ये म्यूजियम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे रखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने जो प्रिपेयर किया था वो भी आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और द इंस्ट्रक्शंस and directives that were sent by officials at what? At the top of the provincial administrator। तो जो इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्टिव्स जो ऑफिशियल्स ने दिए थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे ना उस टाइम पे प्रोविंस में,
वहां पे उन्होंने जो बोला था, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उन सबका भी रिकॉर्ड है। आप सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया। हर चीज का रिकॉर्ड वो मेंटेन करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 18th सेंचुरी का अंत हो चुका है, मतलब 801 से स्टार्ट होके चलता रहता है, कब तक? 1900 तक। 1800 का मतलब क्या है कि 1800 वाली सेंचुरी खत्म हो चुकी है, अब 1900 वाली सेंचुरी जो है आ चुकी है। तो ये वाली बात है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हियर कम्स एन आर्ट ऑफ द कैलीग्राफी। अब अर्ली 19th सेंचुरी में आर्ट ऑफ कैलीग्राफिक्स आई, भाई कि भाई कैलीग्राफ की मदद से आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते थे, कई तरीके की चीजें होती थी। चलिए देखते हैं कैसी थी कैलीग्राफी अर्ली 19th सेंचुरी में। तो कैलीग्राफिस्ट carefully copied out and beautifully written these documents। जो कैलीग्राफी करते थे ना, वो ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उनको अच्छी तरह से वो लिखते थे, कॉपी करते थे। When begin the middle of 19th century with the spread of printings, जब प्रिंटिंग्स का स्प्रेड जो है बढ़ गया था। As proceedings of each government department, multiple copies of these records were printed। तो चूंकि कैलीग्राफी आ चुकी थी, तो कई तरीके के डॉक्यूमेंट जो है उनको बार बार प्रिंट किया जाता था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया हमारे पार्ट में। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रीजंस फॉर सर्विस बिकम इंपॉर्टेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड की बात तो कर ली, बाकी पार्ट हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।